जो कि कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को उसमें से पिक करना है और उसके बाद उसका एल्गोरिथम बनाना है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल, ये न्यूरल नेटवर्क का। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मे बी इस क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था कि एआई मेजर ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच आ जाती है मशीन लर्निंग की। एंड मैं मेरे ख्याल आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर ही देती हूँ वो। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि हम इस टाइम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और उसके बाद डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है। स्क्रीन पे आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ब्रॉडर टर्म यूज होती है, एक ब्रॉडर डोमेन है, जिसमें एबिलिटी ऑफ मशीन सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर्स एंड टेक डिसीजन इंटेलिजेंटली लाइक ए ह्यूमन। तो मशीन पे कैपेबल बनाया जाता है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे किसी भी सिचुएशन के अंदर, कि कौन सा डिसीजन लेना है। जैसे शुरू में हमने देखा था रीजनिंग स्किल्स, कि किस तरह से जजमेंटल स्किल्स अपने यूज करते हैं ह्यूमन, वैसे ही मशीन जो है वो किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्पेसिफिक डोमेन है, स्पेशलाइज्ड डोमेन है, जिसको बोला जाता है मशीन लर्निंग। ठीक है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू ऑटोमेटिकली लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है कि जितना हम प्रोग्राम उसको कर दें, जो प्रेडिकेट कैलकुलस में जितना हम उसका फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जितना नॉलेज हम स्टफ करते हैं और सर्चिंग एल्गोरिथम एक अच्छा अप्लाई करते हैं, तो वो उसी तरह से उसी पैटर्न पे वर्क करेगा। लेकिन मशीन लर्निंग में ये होता है कि जितना आपने कोड किया है उससे ज्यादा, यानी कि विद इन एक्सपीरियंस के साथ जो है मशीन खुद से लर्न करे, कि एक दफा अगर उसकी एक्यूरेसी जजमेंट की कम भी आई है तो नेक्स्ट टाइम वही सेम टास्क परफॉर्म करते हुए वो बेटर तरीके से उसको परफॉर्म कर सके। मशीन लर्निंग के बाद एक स्पेशलाइज्ड जो डोमेन है वो आ जाती है डीप लर्निंग की, न्यूली कॉइंड है वो। बहुत ज़्यादा इतना इस पे जो है वो अभी रिसेंटली काम नहीं हुआ था, पिछले कुछ ईयर्स में ही इस पे ज़्यादा जो है वो काम हुआ है, क्योंकि ये इसके लिए हमें प्रोसेसिंग स्पीड, पावर, हार्डवेयर की सपोर्ट जो है वो ज़्यादा चाहिए थी। तो इस वजह से अब जैसे ही हार्डवेयर की सपोर्ट ज़्यादा मिली है, ज़्यादा स्पीडी सीपीयूज या जीपीयूज आए हैं मार्केट में, तो उसके बाद डीप लर्निंग की जो डोमेन है उसके ऊपर काम होना ज़्यादा शुरू, तेज़ी से काम होना शुरू हुआ है। और ऑलमोस्ट हर एक टास्क को, हर एक जो काम जो पहले प्रीवियसली मशीन लर्निंग में परफॉर्म होता था, वो अब डीप लर्निंग के साथ ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म होता है। तो डीप लर्निंग एक्चुअली है क्या? ये जो आज हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम देखेंगे, ये समझ लें कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसी की एडवांस फॉर्म डीप लर्निंग में आ जाती है। डीप लर्निंग में सिर्फ न्यूरल नेटवर्क ही होता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम लेंगे। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट की एडवांस फॉर्म जो है वो डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं, जस्ट लाइक नाइबेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, नाइबेस है, नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है। तो काफी कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के नाम आप फ्यूचर में सुनेंगे। डीप लर्निंग में सिर्फ न्यूरल नेटवर्क ही होता है और उसी के डिफरेंट वर्जन होते हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, कोई बैक बैक प्रोपगेशन का है, कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर है मल्टीपल लेयर्स के साथ। तो बताने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको नॉलेज हो कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो स्पेसिफाइड उसकी डोमेन क्या है, और वो इस पूरी हायरार्की में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस पूरी डोमेन के अंदर कहाँ पे लाया करता है। तो ब्रॉडर जो डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी ये सब डोमेन है उसकी, मशीन लर्निंग हो गई या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, डेटा माइनिंग हो गई, डेटा साइंस हो गई, तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अम्ब्रेला के अंडर आता है। मशीन लर्निंग इसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, जिसमें मल्टीपल क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, और उन्हीं में से एक एल्गोरिथम जो है वो न्यूरल नेटवर्क का होता है, जो कि स्पेसिफाइड डोमेन उसकी आ जाती है डीप लर्निंग की, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर ही काम किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक, अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैम अटेंडेंस बाद में होगी। ये किसने पूछा क्वेश्चन? मैं आपको इतनी एडवांस किस्म की चीजें बता रही हूँ, न्यूरल नेटवर्क बता रही हूँ, डीप लर्निंग बता रही हूँ, आप लोग जो है ना वहीं के वहीं फंसे हुए हैं अटेंडेंस के ऊपर।
आप बेटा अपना नाम बता दें और लीव कर दें, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी जब भी होगी। एनीवेज जी, लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन देखा था। फोटो के साथ उसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हर एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है या आउटपुट इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू इट्स डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, ये आउटपुट आउटसोर्स जिनके बाहर से सिग्नल लेती हैं, या अगर आपस में कनेक्टेड है इन बिटवीन अगर कोई न्यूरॉन है, तो वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल गेट करता है थ्रू इट्स डेंड्राइट्स, रूट्स के थ्रू। रूट्स के थ्रू अब जितने भी वो सिग्नल्स लेता है, चाहे वो बाहर की इन्वायरमेंट से लेता है या फिर वो दूसरे न्यूरॉन से लेता है, वो सारे सिग्नल्स को सम अप करता है न्यूक्लियस बॉडी के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर जो उसका मेन न्यूक्लियस है वहां पे। तो सारे जो इम्पल्सेस आती हैं, जितने भी सिग्नल्स आते हैं, उनको सम करके एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू वो चेक करता है तो वो थ्रेशोल्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, यानी कि वो इतना स्ट्रांग है कि उसको आगे ट्रिगर किया जाना चाहिए टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, या फिर वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसको यहीं पे हम आगे ट्रिगर ना करें, सिग्नल पास ना करें टू द अदर न्यूरॉन। तो ये चीज आ जाती है। अब जो लर्निंग हो रही होती है सारी की सारी इस बॉडी के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर जो इम्पल्सेस आई जाती है उनको सम, वो सारी लर्निंग साइनेप्स के अंदर से हो जाती है, और उसके बाद वो आगे अगर स्ट्रांग है तो आगे ट्रिगर हो जाता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ, या फिर यहीं पे डाई आउट हो जाता है। अब साइनेप्स जो है वो लर्निंग होती है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी यहाँ से एक सिग्नल आएगा तो वो जो प्रीवियस लर्निंग आपके ब्रेन में आप स्टोर हुई होती है उसकी बेसिस के ऊपर, जैसे ह्यूमन डिसीजन लेते हैं कि ये कप ऑफ टी है तो ये इतना स्ट्रांग होगा कि हम उसको हाथ लगाएं या ना लगाएं, वार्म होगा सिग्नल इसका। तो साइनेप्स में जो प्रीवियस आपकी नॉलेज जो मेमोरी होती है वो आपको हेल्प करती है कि इस सिग्नल को आगे ट्रांसफर करना है, बूस्ट करना है, या इसको स्लो डाउन कर दे कि चाय ठंडी हुई पड़ी है तो वो किसी किस्म का नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगी। तो मेन जो तीन चीजें हैं जो हम यहाँ से पिक करें, तीन से चार चीजें, वो ये है कि इनपुट सिग्नल डेंड्राइट्स के थ्रू, और ये जो साइनैप्स है जो प्रीवियस मेमोरी है, इसको हम वेट्स कंसीडर करेंगे, जो कि किसी भी सिग्नल को बूस्ट भी करता है और उसको स्लो डाउन भी कर सकता है। और उसके बाद सेल बॉडी के अंदर ये सारे की सारी वैल्यूज सम अप होती हैं, एंड देन एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके साथ कंपेयर करते हैं कि वो अगर उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वैल्यू, इसको आगे ट्रिगर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल देखें तो उसमें भी ये चीज़ें इस तरह से मिमिक की गई हैं, कॉपी की गई हैं कि डेंड्राइट्स के थ्रू जो इनपुट सिग्नल आता था उसको X1 X2 के साथ, जो रियल लाइफ हमारी प्रॉब्लम्स भी होंगी ना, हमारे डेटा सेट के जो फीचर्स होंगे, जो फील्ड के नेम होंगे, उनको हम इनपुट X1 X2 X3 X4 जितनी भी हमारी इनपुट वैल्यूज होंगी उसे हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि साइनेप्स के अंदर एक प्रीवियस मेमोरी होती है, कोई ना कोई लर्निंग होती है जो कि किसी इनपुट सिग्नल को बूस्ट भी कर सकती है और उसको स्लो डाउन भी कर सकती है, उसका जो है वो कम भी कर सकती है। तो उसको एज अ वेट्स कंसीडर करेंगे। अब ये इनपुट सिग्नल और ये साइनेप्स के जो वेट्स हैं ये सम होते हैं सेल बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करेंगे जो कि इस इनपुट सिग्नल को और उससे रेलिवेंट वेट को दूसरे इनपुट सिग्नल, ये जितने भी इनपुट सिग्नल्स हैं हर एक इनपुट सिग्नल का अपना वेट होगा, उनको ऐड करें। और वो एक्टिवेशन फंक्शन में भी अगर आपने कैलकुलस में पढ़ा हो या लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा हो, सिग्माइड फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन है, इसके अलावा कुछ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंक्शंस मैथ्स के अंदर आप पढ़ के आए होते हो। तो उसी तरह के कोई ना कोई इनपुट फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन इसको बोलते हैं। तो वो उन सिग्नल्स को, इनकमिंग सिग्नल्स को न्यूरल नेटवर्क की बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सम करता है। तो फाइनली जब एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू आ जाती है उन सारे सिग्नल से, तो उस वैल्यू को कंपेयर किया जाता है जो हमने अपना एक लीस्ट पॉइंट रखा होता है, थ्रेशोल्ड रखा होता है। जैसे हम कहते हैं कि 80% से अबव आएगा तो ए ग्रेड आगे ट्रिगर कर दिया जाए, 70% से अबव आएगा तो बी ग्रेड ट्रिगर कर दिया जाए। इस तरह से थ्रेशोल्ड रखा होता है, जैसे कि किसी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर डिजीज की एक स्पेसिफिक लिमिट रखी होती है कि अगर आपके जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें वैल्यू जो है वो इस लिमिट से ज्यादा एक्सीड करती है तो आप बता दें कि यू आर इन डेंजर, यानी कि आपको ये डिजीज हो सकती है या हो चुकी है। तो इसी तरह से एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की जाती है। सो इनपुट सिग्नल विद देयर वेट्स सम होते हैं इन द सेल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर विद यूजिंग एन एक्टिवेशन फंक्शन, और उसके बाद उसकी जो कंक्रीट एक वैल्यू आती है उसको जो प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसके साथ कंपेयर किया जाता है।
ठीक है, अब ये बाइनरी प्रॉब्लम होती है, और अगर वो थ्रेशोल्ड से वैल्यू ग्रेटर हो तो हम आउटपुट ट्रिगर कर देते हैं, और अगर थ्रेशोल्ड से वैल्यू लेस हो तो हम जीरो ट्रिगर कर देते हैं, यानी कि आउटपुट वन यस और नो। या इसको हम अगर मैप करें प्रॉब्लम जो है फेस रिकग्निशन के साथ, तो जितने भी पिक्सल वैल्यूज है वो x1 x2 अप टिल xn तक वो वैल्यूज जो है वो सम अप होती है एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू सेल बॉडी में। और उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि 70% फेस जो है वो न्यू पर्सन अपने रेडियस मार्क करना लगता है या अनलॉक करने लगता है सेल को, तो 70% उसके फीचर मैच करते हैं, तो 70% हमारा थ्रेश होल्ड होगा। या हम 80% कर सकते हैं अगर हम ज्यादा एक्यूरेसी चाह रहे हैं, या अगर हम चाहते हैं कि मे बी लाइट का इशू है या कोई विजन का इशू है तो हम उसको 60% पे भी रख सकते हैं। तो वो जो परसेंटेज होती है, जितने परसेंट हम चाहते हैं कि हमारा वैल्यूज मैच करें और उसके बाद हमारा आउटपुट यस हो या नो हो, वन हो या जीरो हो, इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। अब हम रियल टाइम में प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल के ऊपर मैप कर सकते हैं। वही चीजें जो हमने वर्बली देखी थी रिटन फॉर्म में है। इट रिसीव्स अ वेक्टर एक्स ऑफ इनपुट सिग्नल, जितने भी इनपुट सिग्नल्स होंगे उसकी वैल्यूज x1 x2 अप टू xi और xn तक होगी। आइदर फ्रॉम एनवायरनमेंट से, या तो वो ले सकते हैं डेंड्राइट या इनपुट सिग्नल, या फिर वो दूसरे न्यूरॉन से जैसे पास आउट होते हैं तो आगे कनेक्टेड होती है डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के सिनैप्स के साथ, तो वहां से ले सकती हैं। ईच इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड अ वेट। अब हर एक इनपुट सिग्नल हमने पहले भी बायोलॉजिकल न्यूरॉन में भी देखा था कि वो उसकी जो मेमोरी होती है, जो लर्निंग होती है, जो सिनैप्स के अंदर सेव होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। सो हर एक इनपुट सिग्नल जो चाहे उसने इन्वायरमेंट से पिक किया हो या दूसरे न्यूरल नेटवर्क से पिक किया हो, वो मल्टीप्लाई होता है उसके वेट के साथ, डब्ल्यू के साथ, टू स्ट्रेंथन और वीकन इट, उस सिग्नल को स्ट्रेंथ करने के लिए या उसको वीक करने के लिए ओवर द टाइम। सो द न्यूरॉन कंप्यूट्स द वेटेड सम ऑफ इनपुट सिग्नल। न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर उसका वेटेड सम, हर एक इनपुट सिग्नल को उससे रेलिवेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसके बाद जो सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ये कि सारी की सारी वैल्यूज को सम कर देता है। यानी x1 w1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x2 w2 के साथ होगा, x3 w3 के साथ, x4 के साथ, और इसी तरह से सोन जितनी भी इनपुट वैल्यूज हैं वो सारे मल्टीप्लाई होंगे, एट देन सारी वैल्यूज को सम करके वन कंप्लीट वैल्यू हम ले लेंगे। And then weighted sum is usually called the activation of the neuron. An activation function is applied on this weighted sum to produce the output of neuron. So activation function आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं। तो उस एक्टिवेशन फंक्शन को कंपेयर किया जाता है उस थ्रेशोल्ड के साथ। अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर है तो वो आगे आउटपुट यस वन के फॉर्म में दे देगा, अदरवाइज वो आउटपुट नो के फॉर्म में दे देगा। ठीक, अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसकी एंड फंक्शन के साथ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो वेट्स हैं उनकी वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है वन के साथ। यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल्स हम ले रहे हैं x1 x2, और दो ही उसके वेट्स हैं, x1 का वेट w1 एंड x2 का वेट w2। x1 की वैल्यूज फोर वैल्यूज हैं 0 0 1 1, x2 की वैल्यू 0 1 0 1। जिस तरह से आपको ट्रुथ टेबल अगर याद हो तो उसमें हमने दो वैल्यूज, दो इनपुट सिग्नल हैं तो 2 टू रेज पावर 2 यानी कि फोर वैल्यूज आ जाएंगी x1 की एंड फोर वैल्यूज आ जाएंगी x2 की। और अगर यहाँ पे तीन इनपुट सिग्नल्स होते तो फिर क्या होना था, 2 टू रेज पावर 3, 8 वैल्यूज आ जानी थी x1 x2 एंड x3 की, और इसी तरह से ये वैल्यूज कंटिन्यू करती हैं। इनिशियली जो वेट है वो दोबारा बता दूं कि वेट जो है वो इनिशियलाइज जितने भी वेट x1 x2 वो दोनों वेट उसके ये w1 w2 है वो इनिशियलाइज टू 1 होते हैं। अब ये वर्क किस तरह से करता है, x1 इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वेट 1 के साथ। ठीक है, जस्ट लाइक x1 इनपुट सिग्नल 0 है, वेट 1 की वैल्यू 1 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा 0, यानी कि ये फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ जाएगा 0 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे इस लाइन में है 0 एंड w2 की वैल्यू 1, 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 0 हमारा थ्रेश होल्ड वैल्यू कोई ना कोई राइट साइड पे देखें गिवन होती है। एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है हम एंड फंक्शन के थ्रू ले रहे हैं कि लोअर लिमिट को भी फुलफिल करे और अपर लिमिट को भी फुलफिल करे। तो थ्रेशोल्ड हमारी वैल्यू है कि कोई भी जो इस एक्टिवेशन फंक्शन की थ्रू जो आउटपुट आती है वो वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 हो यहाँ पे, और दूसरा जो अपर एंड है उसका ये है कि वो लेस देन ग्रेटर देन 1 भी हो और लेस देन इक्वल्स टू 2 भी हो। अगर ये दोनों एंडिंग के थ्रू फुलफिल करेगा कंडीशन तो फिर हम
आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स होगा। बात समझ आ रही है या आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं करवा दूं? आ रही है मैम समझ। जी, बाकी लोग जी ये मैम समझ आ रही है। आउटपुट वैल्यू आ रही यहाँ है पे मैम। जीरो कैसे आई है? ये सिंपली जो मैम भी एक दफा सिग्नल, करवा दें। सही है, कितनी होता है व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको। अच्छा, हमारे पास वैल्यूज थी x1, x2, w1, w2। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन था हमारा कि x1 को मल्टीप्लाई करें w1 के साथ, प्लस x2 को मल्टीप्लाई करें w2 के साथ। एंड देन उसके बाद आउटपुट था y को बोला जाता है, या आउटपुट आप कह सकते हैं इसको। अब इनपुट सिग्नल हमारे दो हैं, x1 एंड x2। तो 2 टू रेज पावर 2 4 वैल्यूज हमारी आएंगी, 0, 0 वैल्यू, इनिशियली हमने कहा था कि वेट इनिशियली जो है वो W1 भी 1 होता है एंड W2 भी 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे x1 को मल्टीप्लाई करना है विद W1। x1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे विद W1 की वैल्यू 1 के साथ, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे W2 की वैल्यू के साथ, दैट इज 1। आउटपुट क्या आएगी, 0 1 जार 0, प्लस 0 1 जार 0। तो ओवरऑल जो ये आ जाएगा 0। तो हमने थ्रेशोल्ड की वैल्यू भी एक्सेप्ट की थी कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन प्रीवियसली, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू। थ्रेशोल्ड हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू थी कि ग्रेटर देन 1 एंड का हम फंक्शन यूज कर रहे थे, एंड लेस देन और इक्वल टू 2। अगर हमारा आउटपुट इस रेंज के अंदर लाई करता है तो हम y आउटपुट जो है वो 1 कर देंगे, अदरवाइज उसको 0 कर देंगे। अब देखिए ये जो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू हमारा आउटपुट आया है 0, इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा। सो फाइनली हमारा जो y आउटपुट है वो आ जाएगा फॉल्स, या 0 आप कह सकते हैं। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पे देखिए वेट वैल्यू जो है वो 1 ही है। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। जब हम परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम करेंगे तो उसमें फिर ये है कि वेट हर एक आइटरेशन के बाद वेट की इनिशियली तो 1 1 ही होता है वेट, लेकिन उसके बाद वेट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो अब मल्टीप्लाई करें। अब x1 की वैल्यू क्या है इस थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग, x1 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्या वैल्यू आएगी, 0 1 जार 0। ठीक है, प्लस और अब यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू है 1 और w2 की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब इसको अगर आप कंपेयर करें
इस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इसमें ये लेस देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन तो मीट हो रही है, लेकिन ये जो लोअर लिमिट ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी वाला नहीं था, सिर्फ ये था कि 1 से ग्रेटर हो, इक्वल टू 1 नहीं था, तो इट मीन्स कि हमारे लोअर लिमिट को, एंडिंग की लोअर लिमिट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो फाइनली हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो लाइकवाइज इन थर्ड आइट्रेशन, थर्ड इनपुट वैल्यू जो है, इसमें भी वेट 1 W1 एंड W2 भी 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें x1 को W1 के साथ, x1 की वैल्यू है 1, इसको मल्टीप्लाई करें W1 की वैल्यू 1 के साथ, प्लस x2 की वैल्यू है 0, इसको मल्टीप्लाई। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये नंबर्स जो हैं ये बाइनरी में है, जी बाइनरी में है, क्योंकि बाइनरी तो फिर प्रॉब्लम। इसका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लेस देन 2 कैसे हो गया? थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की हुई है परसेंटेज में, इसको करके आउटपुट जो है वो तो जरूरी नहीं है कि बाइनरी में हो, वो ठीक नहीं, है। जब क्योंकि आपका मैम अगर ये बाइनरी में है तो फिर ये कभी भी 1 से इंक्रीज नहीं करेगा ना। बेटा हमारे पास जो है वो दो इनपुट वैल्यूज है ना, x1 एंड x2 की, जी मैम। ठीक है। अब देखिए लास्ट में जैसे ये है कि x1 भी 1 होगा वेट 1 के साथ, और x2 भी 1 है वेट 2 के साथ, तो वो वैल्यू आपकी 2 पे चली जाएगी। बाइनरी प्रॉब्लम मतलब ये होता है कि आपका आउटपुट या तो यस हो या नो हो, आपका आउटपुट सिर्फ दो के फॉर्म में हो, इसको बोलते हैं बाइनरी प्रॉब्लम। और जब मल्टी क्लास में जाएंगे तो फिर वो दो की बजाय मल्टीपल डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स के अलावा आप और भी वैल्यूज उसमें गेट कर सकते हैं। तो बाइनरी प्रॉब्लम डजंट मीन कि आपका आउटपुट जो है या जो भी कंप्यूटेशन है वो सिर्फ 0 और 1 के साथ ही हो, वो आपका डिफरेंट हो सकता है। फाइनल जो डिसीजन है वो आप या तो यस फॉर्म में लेंगे या नो फॉर्म में, या ट्रू में या फॉर्म में, जीरो और फॉल्स में, 0 और 1। तो ये आउटपुट जो वैल्यू है, जो आपका लेवल होता है आउटपुट का, वो बाइनरी होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 था x1 एंड W1 1 था, 1 इंटू 1 प्लस x2 है वैल्यू 0 एंड W2 की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1। अब ये इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो आ जाएगा फॉल्स में। अब ये लास्ट है, लास्ट में भी W1 की वैल्यू 1 एंड W2 की वैल्यू 1। अब एक्टिवेशन फंक्शन में वैल्यूज पुट करें, x1 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट, उसका वेट 1 W1 1 है, प्लस x2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट W2 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, ओवरऑल जो है वो आपके पास आ जाएगा 2। अब जब हम इस थ्रेशोल्ड की लिमिट, लोअर लिमिट को चेक करेंगे, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है एंड अपर लिमिट, एंडिंग है ना, एंडिंग में होता है, अगर ऑरिंग होता तो हम सिर्फ एक लिमिट को चेक करते, लेकिन एंड का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों लिमिट्स को चेक करना पड़ेगा। अब अपर लिमिट है लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स कि फाइनल आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। ठीक है जी। ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब थ्रेशोल्ड जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही लिमिट हो अपर लोअर हो सकता है एक कंक्रीट वैल्यू भी हो जिसके साथ आपने मैच करना हो, ग्रेटर देन इक्वल उसके साथ। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम वापस आते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो ये एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम किस तरह से मैप कर सकते हैं, इसको हम एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर भी मैप कर सकते हैं। We can graphically show the end function input on a two coordinate system, x1 y, x और y कर लें या x1 और x2 कर लें। इसमें यह है कि 1 के ऊपर आप अपनी लीनियर लाइन लगाएं। लीनियर इसको प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं कि जो बाइनरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लीनियर प्रॉब्लम होती है, कि जिसमें आप एक सिंगल न्यूरॉन के साथ वैल्यूज को यस या नो की क्लास में डिफाइन कर सकें, ट्रू या फॉल्स की क्लास में कर सकें। So neuron outputs are 1 if activation function greater than equals to threshold, otherwise the output is 0. Normally जो हम अपना कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं उसमें ये होता है कि जो भी एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड हो तो वो आउटपुट 1 करेगी, अदरवाइज 0 करेगी। पिछली एग्जांपल में हमारे पास लिमिट थी एंड फंक्शन की वजह से थ्रेशोल्ड वैल्यू में
दो वैल्यूज आ रही थी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यूजुअली सिंगल वैल्यू ही होती है जिसके साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हमने उसको मैप करना है इसके ऊपर लीनियर प्रॉब्लम को ग्राफिकल फॉर्म में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि एक दफा थीटा को 1.5 करें, यहाँ पे चेक लगाया, और उसके बाद वाई एक्सिस पे 1.5 करें, और उसके बाद क्रॉस करके एक लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम कोई भी आउटपुट वैल्यू उस लाइन से अबव होगा तो वो फॉल्स क्लास में होगा, उससे लोअर होगा तो वो दूसरी क्लास में होगा, या उससे अबव है तो वो ट्रू क्लास में होगा। उस लाइन से बिलो अगर इनपुट आ रहा है यहाँ पे, मैप हो रहा है कहीं पे, तो इट मीन्स कि वो फॉल्स क्लास में चला जाएगा। तो बनाने का पर्पज ये है कि आप कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या इसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रा करके भी एक लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी आउटपुट आए उसको मैप करें यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के साथ, और चेक करें कि वो जो डिसीजन वाली लाइन थी, जो थ्रेश होल्ड की लाइन थी, अगर वो वैल्यू से ग्रेटर आती है तो इट मीन्स कि वो ट्रू में आउटपुट जाएगा, और अगर उस लाइन से वो यही यहाँ कहीं नीचे लाई कर रहा है आपका आउटपुट, तो वो इट मीन्स कि वो फॉल्स क्लास में जाएगा। ठीक, अब आ जाती है और के साथ। सेम प्रॉब्लम और के साथ भी आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इनपुट वैल्यूज, दो इनपुट वैल्यूज हैं और दो वेट्स हैं उसी की तरह, और इसी वही सेम एक्टिवेशन फंक्शन है। अब इसमें जो थीटा है, थ्रेशोल्ड है, उसमें ये है कि एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, इनमें से अगर कोई एक भी ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है, तो इट मीन्स कि हम उसको जो है वो आउटपुट ट्रू में कर सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 1 अगर करें कि कोई भी वैल्यू जो 1 से आ जाए या 0 से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, ये लिमिट चेक कर लें या कंप्लीट वैल्यू 1 की चेक कर लें, तो अगर उस मैम हिसाब तो से ये कोई आता टू है। वाला क्यों ट्रू है? जी, टू एनी वाला वैल्यू है ना, ग्रेटर देन 0 कर ले, ये ले ले, या कर ले 1, और फर्स्ट वैल्यू ले ले, ये ले ले, ठीक है, या मैम 1 और ग्रेटर देन लेस देन 0 इक्वल। बट लेस देन 1 और नहीं जी है, बट जी लेस देन 1 है। जी, और है ना, तो और में ये है कि कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाए, या तो इक्वल के आ जाए या फिर वो ग्रेटर देन 0, कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए उसमें। मैम ये बट तो एंड में यूज होता है। जी यहाँ पे बट लिखा हुआ है ना, हाँ जी, तो वो 1 वाली नहीं सिर्फ ट्रू होगी। तो ये और का फंक्शन नॉर्मली कैसे वर्क करता है? मैम कोई एक और ट्रू, का आप लोगों ने ट्रुथ टेबल्स पढ़े हैं, और में क्या होता है? यस, कोई एक ट्रू हो तो ट्रू होती है तो ये कंडीशन। ट्रू हो, ठीक है। तो इसी तरह से उसको भी मैप किया जा सकता है ऑन अ लीनियर प्रॉब्लम कि किस तरह से नेक्स्ट टाइम अगर आपका आउटपुट लाइन से अबव आता है तो इट मीन्स कि वो ट्रू क्लास में जाएगा, अगर उससे लो आता है तो वो फॉल्स क्लास में जाएगा। लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम इसको बोला जाता है। अच्छा, लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सिंगल एक लाइन के थ्रू आप उसमें हाइपर प्लेन ड्रा करके बता सकते हैं कि अगर उस लाइन से बिलो कोई आया है तो एक क्लास में जाएगा, अगर उससे अबव आया है तो दूसरी क्लास में जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि लीनियरली उसको एक लाइन के साथ आप उसका डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जैसे इस टाइम ये ग्राफ है, इसमें ये आप एक लाइन के साथ ये यहाँ पे डिसीजन नहीं कर सकते कि ये सर्कल्स और ये जो ट्रायंगल्स हैं किसी एक क्लास, अगर यहाँ पे भी आप लाइन ड्रा करते हैं तो फिर भी एक वैल्यू अबव चली जाती है, या यहाँ पे सेंटर में, या यहीं इन बिटवीन कहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि जिनको एक सिंगल लाइन, एक सिंगल हाइपर प्लेन, सिंगल वैल्यू के साथ आप उसको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, क्लासीफाई ना कर सकें इनटू एनी टू क्लासेस, तो वो उनको बोला जाता है नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स, या जो लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स नहीं होती। सिंगल न्यूरॉन कैनॉट क्लासीफाई द इनपुट पैटर्न्स दैट आर नॉट लीनियरली सेपरेबल, तो उनको फिर लीनियरली सेपरेबल बनाया जाता है। इस तरह से बनाया जाता है कि वो बाइनरी में आ जाओ, एक सिंगल लाइन के थ्रू आप उसको उसको डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। एंजल ब्रेड की जो बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके सेक्शन मौजूद हैं, इसमें आप उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं, या फॉसिट की जो बुक है उसको स्टडी कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक सेक्शंस को। अब आते हैं जो हमारा परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम है उसकी तरफ। वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा स्लाइड्स में, वो हमें व्हाइट बोर्ड पे ही करना है।
राइट जी, हमारा परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। दो इनपुट वैल्यूज हैं हमारे पास, x1 एंड x2। ठीक है, उसके जो न्यूरॉन वैल्यूज थी 0 0 1 1 0 1 0, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ये सही है। ठीक है, समझ तो गए होंगे कि ये 1 है। अच्छा, अब इसमें जो लर्निंग होती है न्यूरल नेटवर्क की, उसमें वेट्स के साथ आप फेमिलियर हैं, W1 W2, यानी कि जितनी इनपुट वैल्यूज होंगे उतने ही उसके वेट्स होंगे। x1 के साथ का वेट x W1 होगा, x2 का W2। उसके बाद आ जाता है जी एक डिजायर्ड आउटपुट के एक्चुअली आप चाहते क्या है, आप अपने मॉडल को कितना ट्रेन करना चाह रहे हैं, किस इनपुट वैल्यू तक ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो डिजायर्ड आउटपुट एक होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है, इन दिस केस 0 1 0 1 की फॉर्म में होगी। और एक होती है एक्चुअल आउटपुट वाई वाई, यानी कि जो एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो वो वैल्यूज आ जाएगी वाई के कॉलम में। एंड देन आता है चेंज इन W1। अब पिछली एग्जांपल्स हमने एंड और वाली देखी थी, उसमें ये था कि W1 फिक्स रहता है, W2 और W1 दोनों फिक्स रहते हैं थ्रू आउट द एग्जाम्पल। लेकिन इसमें यह है कि फर्स्ट टाइम जो है वैल्यू W1 एंड W2 की इक्वल्स टू 1 होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हर एक आइट्रेशन के साथ वो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, W1 की W2 की। तो ये बेसिकली ट्रायंगल है, चेंज का जो सिंबल होता है, चेंज इन W1 एंड चेंज इन W2। अब कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। एक होता, पहली चीज है लर्निंग रेट, कि किस रेट के साथ आप अपने एल्गोरिथम को लर्न करवाना चाह रहे हो। ये लर्निंग रेट वैल्यू 0 to 1 के दरमियान होती है, यानी कि 3%, 30%, 40%, 50%। तो इसको हमेशा मॉडरेट रखते हैं। अगर हमारा लर्निंग रेट बहुत ज्यादा होगा तो हमारा मॉडल बहुत तेजी से लर्न करेगा, और जितनी तेजी से लर्न करेगा उतना ही वो एग्जाम्पल जो है वो बुरे तरीके से लर्न करेगा। सो इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखा जाता है, ना बहुत ज्यादा हो लर्निंग रेट और ना बहुत कम हो। तो अप्रोक्सीमेटली कोशिश ये होती है कि ये 3 to 5 के इन बिटवीन रहे। सो लर्निंग रेट एक पैरामीटर है, एक फैक्टर है, जो कि हमारे परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम को, न्यूरल नेटवर्क को लर्न करने के लिए उसको हम सेट करते हैं वैल्यूज की। देन थ्रेशोल्ड के साथ भी ऑलरेडी आप फेमिलियर है कि थ्रेशोल्ड एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको हम अपनी आउटपुट वैल्यू को कंपेयर करते हैं उस थ्रेशोल्ड के साथ। अगर वो उससे ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो तो हम ट्रिगर कर देते हैं न्यूरॉन को, अदरवाइज उस न्यूरॉन को जो है हम ट्रिगर नहीं करते, बल्कि वीकन हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू इन दिस सिनेरियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। सो एनी आउटपुट वैल्यू जो कि 0.5 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी तो आउटपुट जो है वो 1 जाएगा, अदरवाइज आउटपुट जो है वो 0 जाएगा। एक्टिवेशन फंक्शन y जो है वो वही है, सेम जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, x1 W1 प्लस x2 W2 के साथ। डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए, जो प्री डिफाइंड होती है, वो लिख लेते हैं कॉलम के अंदर। इनिशियल वेट जो है W1 एंड W2 के 1 है। नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट, ये जो नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट है ये किस तरह से होती है, इसका फॉर्मूला है कि WN प्रीवियस, यानी कि अगर हम W1 का नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो W1 जो प्रीवियस वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, प्लस जो चेंज आया है W के अंदर वो। अब ये चेंज की वैल्यू किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन वेट, इसमें लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट हर एक स्टेप के ऊपर, एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक। अगर हम W1 को चेंज करना चाह रहे हैं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम W2 को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें चीजें आपको साथ साथ समझ आ जाएंगी। तो डिजायर्ड आउटपुट हमारा आ जाएगा 0 1 0 1, ये हमें आउटपुट चाहिए डिजायर्ड। इसके लिए हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। एट द फर्स्ट आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 1, मैम जो भी x2 की वैल्यू होगी वो डिजायर्ड आउटपुट होगी। x2 की वैल्यू क्यों आएगी डिजायर्ड आउटपुट में, y की वैल्यू आएगी ना।
डिजायर्ड जो वैल्यू है ये, अच्छा x2 को ना देखें, मे भी ज्यादा भी हो जाए। डिजायर्ड वैल्यू होती है कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो y का आउटपुट है वो इसके इक्वल आना चाहिए इन हर एक जो आइट्रेशन है, हर एक लेवल पे इस डिजायर की प्री डिफाइंड होती है। अभी देखेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से, फेस रिकग्निशन की प्रॉब्लम है या कोई भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से हम अ, इस तरह से परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम के ऊपर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मैप कर सकते हैं। तो ये डिजायर्ड आउटपुट प्री डिफाइंड होती है, ये डिपेंड नहीं करती किसी भी इनपुट सिग्नल के ऊपर। वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि सिमिलर वैल्यूज उसमें आ रही हैं। तो डिजायर्ड वैल्यू है आइट्रेशन 1 में क्या करना है, हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है ये y, यानी कि फर्स्ट 0x1 इनपुट सिग्नल x1 0 और x2 0 के लिए हमारा आउटपुट y वैल्यू क्या आएगी। तो y इक्वल्स टू y का क्या एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कि x1 को मल्टीप्लाई करें w1 के साथ प्लस x2 को मल्टीप्लाई करें w2 के साथ। सो इस स्टेज के ऊपर x1 की वैल्यू क्या है, हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है x1 मल्टीप्लाइड बाय W1 plus X2 multiplied by W2। X1 की फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट रो है, उसमें X1 की वैल्यू क्या है, अब आप देख के मुझे बताते जाए। X1 इज 0 एंड W1 की इनिशियली वैल्यू क्या है, दैट इज 1 1 प्लस X2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन में है 0 एंड W2 की वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है उसको 1 पे। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 0 1s आर 0 प्लस 0 1s आर 0, y वैल्यू आउटपुट आया 0। इस 0 को हमने किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ, जो कि क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स कि हमारा आउटपुट क्या ट्रिगर होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ y की वैल्यू हमने इस थ्रेशोल्ड के साथ मैच करके फिर लिखनी है कि अगर वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होगी, इक्वल और ग्रेटर, तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज वहां पे हम 0 ऐड करेंगे। ओके, इसको हम नाम दे लेते हैं y1 का, ताकि 4 y's हमने कैलकुलेट करने हैं वो हमारे सीक्वेंस में रहे, हमें याद रहे। बात समझ आ रही है अभी तक? अच्छा, एक दफा जब हमने कैलकुलेट कर लिया, क्यों ऐसे हो रहा है एक दफा जब हमने y कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद हमें चेंज इन W1 कैलकुलेट करना है और इसी तरह से चेंज इन W2 कैलकुलेट करना है। Y1 की वैल्यू अभी मैं नहीं लिख रही क्योंकि ये बॉक्स से बाहर चले गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं चेंज इन W1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चेंज इन W1 का फॉर्मूला क्या है कि लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय जो भी हम W1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो X1 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख ही ले लेते हैं। ये आउटपुट आई थी हमारी 0 वैल्यू। अब हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन W1। फॉर्मूला क्या है, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट हमने क्या स्पेसिफाई किया था शुरू में, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू इस लाइन पे क्या है, 0, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0 y मल्टीप्लाइड बाय x, या W1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू इस लाइन पे कितनी है, 0। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो हमारा चेंज इन W1 आ जाएगा 0। इसी तरह से हम चेंज इन W2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम पैटर्न के ऊपर। लर्निंग रेट है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड वैल्यू है इस लेवल के ऊपर 0, एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे हम W2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x2 की, विच इज 0 अगेन। ओवरऑल जो है ये
0 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हम चेंज इन W1 एंड W2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो भी हमारे पास वैल्यूज आ गई। W1 की 1 चेंज के बाद, सॉरी 0, एंड चेंज इन W2 भी 0। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड वैल्यू के ऊपर, सेकंड लाइन के ऊपर। आइट्रेशन 1 ही है, उसके अंदर वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आते हैं y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। y2 के लिए, यानी कि अब इस वैल्यूज के लिए y2 के लिए यहाँ पे y2 सेकंड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो y2 फार्मूला क्या है एक्टिवेशन फंक्शन का y का, x1 को मल्टीप्लाई करें वेट 1 के साथ और प्लस x2 को मल्टीप्लाई करें वेट 2 के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे वेट की वैल्यू अभी तक कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था कि प्रीवियस वेट प्लस चेंज इन वेट। तो यहाँ पे वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रीवियस वेट 1 प्लस चेंज इन W1। चेंज कितना है W1 में 0, सो 1 प्लस 0 कितना वेट आ जाएगा 1। इसी तरह से W2 के लिए प्रीवियस वेट, नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला है ना कि प्रीवियस वेट प्लस चेंज इन वेट। प्रीवियस W2 कितना था 1 था, प्लस चेंज W2 में कितना आया है 0, सो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। अब हमने कैलकुलेट करना था y2। y2 का फॉर्मूला वही है कि x1 को मल्टीप्लाई किया जाए W1 के साथ, प्लस कर दिया जाए x2 मल्टीप्लाइड बाय W2 की वैल्यू के साथ। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। x1 की वैल्यू इस रो में कितनी है 0, मल्टीप्लाइड बाय W1 की वैल्यू है 1, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे अब कितनी है 1 के, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे W2 की वैल्यू के साथ। W2 की वैल्यू क्या है 1 अगेन। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 1s आर 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो फाइनल आउटपुट कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 1। अब इस वैल्यू को कंपेयर करें अपने थ्रेशोल्ड की वैल्यू के साथ। अब थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। ठीक है जी, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं विद थ्रेशोल्ड वैल्यू के। जी, कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? ट्रू। मैं ट्रू हो रही है। मैम ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है। इट मीन्स कि हमारी y का वैल्यू यहाँ पे आउटपुट क्या वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बाइनरी प्रॉब्लम है तो हमने आउटपुट या तो 1 की फॉर्म में देना है या 0 की फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, y2 कैलकुलेट हो गया, अब क्या करेंगे हम, चेंज W1 एंड and अब हम चेंज इन W2 वेट। चेंज इन change। W1 एंड चेंज इन W2 जल्दी से जरा कैलकुलेट कर दें। फॉर्मूला आपके सामने, आपको करना आता है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे माउस के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत स्लो होता है। पेपर पे जल्दी से कर लें। लर्निंग रेट 0.3 0 है भाई। मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड वैल्यू इस लेवल पे है 1, और एक्चुअल कितनी है वो भी 1 है, मैम दोनों 0 है। मल्टीप्लाइड बाय x W1 है तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक भी 0 आ गया, ये चाहे बिटवीन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए या बाहर आ जाए, जब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल जो है वो 0 हो जाएगा।
इसी तरह से अगर हम W2 कैलकुलेट करते हैं तो लर्निंग रेट 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड इज 1 माइनस एक्चुअल भी है 1 आ रहा है एंड मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू W2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो x2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगी, लेकिन आउटपुट जो है वो इन ब्रैकेट के अंदर जो है वो 0 आ रहा है, इट मींस फाइनल आउटपुट भी 0 आ जाएगा हमारे पास। चेंज इन W1 एंड W2 दोनों कैलकुलेट हो गए, उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 0 एंड 0। नहीं जी, सेकेंड लाइन भी हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अगेन नंबर 1 तो यहाँ पे W1 की वैल्यू नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट करेंगे और W2 की वैल्यू नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में होता है प्रीवियस वैल्यू प्लस चेंज इन वेट। प्रीवियस वैल्यू 1 थी, चेंज इन वेट 0 आया, 1 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से W2 की वैल्यू अब हम सेट करेंगे, तो प्रीवियस वैल्यू विच इज 1 और चेंज W2 में 0 आया, 1 प्लस 0 1, फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब इस लाइन पे हमने कैलकुलेट करना है अगेन y, तो y की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, y3, उसको हम लिख लेते हैं। y3 की वैल्यू, अब इसको डायरेक्ट में कर रही हूँ, ये एक्चुएशन फंक्शन इसका नहीं मैं लिख रही है। x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताते जाएं साथ साथ मुझे, इस लाइन पे थर्ड लाइन पे x1 की वैल्यू 1 1 एंड W1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0 एंड W2 की वैल्यू 1। फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 1 जार 1 प्लस 0 1 जार 0, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1 का, जो कि ग्रेटर देन इक्वल है हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर जा रही है बात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी अगेन। और उसके बाद वेट एडजस्टमेंट करनी है, क्विकली उसको भी देख लें। चेंज इन W1 एंड चेंज इन W2। चेंज के लिए हमें होता है लर्निंग रेट 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड क्या है 0 माइनस एक्चुअल क्या है 1। इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे चेंज अब आना है 0.3 लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय, जब हमने यहाँ पे इस लेवल पे चेंज इन W1 कैलकुलेट करना है तो डिजायर्ड 0 है माइनस एक्चुअल जो y की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब W1 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1। अब इसको कैलकुलेट करके बताएं मुझे कि क्या आंसर आएगा, -0.3 क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, -0.3 -0.3 0. -0.3 ओके, तो W1 जो है अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -0.3, और इसी तरह से जब हम W2 कैलकुलेट करेंगे 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय W2 है तो x2 की वैल्यू 0 थी, तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा 0। अभी तक हमने क्या वैल्यू पिक की है कि यहाँ पे हमारा जो W1 का चेंज वैल्यू आई है वो आई है -0.3, और जो W2 का चेंज वैल्यू आई है वो 0 ही आई है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया। अब जब नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट हम करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में क्या होगा, नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट होता है कि प्रीवियस वेट प्लस चेंज इन वेट। प्रीवियस वेट था 1 माइनस 1 प्लस बेसिकली तो करना है, लेकिन वो माइनस क्या है 0.3, क्या आउटपुट आ जाएगा
1 माइनस 0.3 करेंगे तो नेक्स्ट वेट इसका क्या आ जाएगा 0.7। 7 ठीक है जी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वेट है उसका वो लिखेंगे 0.7 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 1। और यहाँ पे वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रीवियस वेट 1 W2 का और चेंज इन W2 0 है, तो 1 प्लस 0 वो 0 ही रहेगी वैल्यू। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है Y3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको विद अ डिफरेंट कलर ताकि सारी वैल्यूज हमें सामने ही रहें। Y4 कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से बताएं मुझे एक्टिवेशन फंक्शन हमारा क्या है। यस, एक्टिवेशन फंक्शन क्या है y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जी आपसे ही पूछ रही हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन हमारा क्या है y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। मैम 1 and x1 0 w1 plus x2 w2। तो x1 की मैम वैल्यू लिखिए इस लाइन के लिए लाइन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 1। 0.7 वेट 1 कितना है वैल्यू उसकी 0 0.7 यस 0.7। ठीक है प्लस 0.7 आ गया जी। multiply अब by अभी जाके 1 multiply by 0 और मैम वो सेकंड जूम नहीं x2 था की वैल्यू जो है वो 1 1 multiply by 0 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 0 बाय 0। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0.7 प्लस 0 0.7 प्लस 0 एंड मैम ये फाइनली जो सेकंड वेट एडजस्टमेंट थी 0.7 के बाद, ये बताना 1 मिनट। सेकंड वेट एडजस्टमेंट थी ये नीचे वाली मैम मैम वो जी 1 आएगी। सॉरी 1 आएगा 1 बिल्कुल आती है मैम ये। बिल्कुल 1। यही तो कंफ्यूजन थी राइट कर लेते हैं इसको। सो 0.7 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। थ्रेशोल्ड वैल्यू थी 0.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है थ्रेशोल्ड की कंडीशन को। सो फाइनली हमारा आउटपुट y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो चेंज इन W1 एंड चेंज इन W2 कैलकुलेट कर लें। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया है। सो डायरेक्टली मैं चेंज अगर करती हूँ तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट था एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट का वो 0 आ रहा है, इस वजह से ओवरऑल वो 0 हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कि ये चेंज इन W1 एंड W2 जो है वो 0 आएगा। सो ये फाइनली हमारी आइट्रेशन 1 कंप्लीट हुई है, जिसके एंड पे हमारे पास ये वैल्यू सारी की सारी आ रही हैं। इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद मैं आइट्रेशन 2 करने लगी हूँ शुरू, और उसमें मैंने वैल्यूज डायरेक्टली अप्लाई करनी है, उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है अब आपको आ गई है। मैम इसमें y का भी कॉलम बनेगा ना? जी इसमें y की जो आउटपुट्स होंगी वो नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगी, कैलकुलेट करेंगे तो बताएंगे ना। अब इस फर्स्ट आइट्रेशन को स्क्रीनशॉट इसका ले लें या अगर साथ साथ राइट डाउन करें तो कंप्लीट लिख लें। नेक्स्ट टेबल अब नया बनेगा। ठीक है, इसको बाकी रेज कर दूं मैं नीचे आइट्रेशन 1 की जो कैलकुलेशन है। यस मैम। मैम ये जो डिजायर्ड आउटपुट्स की वैल्यूज होती हैं ये हमें गिवन होती है। जी ये गिवन होती है। सेकंड जो टेबल हमारा बनेगा वो डायरेक्टली बना रही हूँ इसको फिलहाल x1
जो लास्ट वैल्यू होती है प्रीवियस आइटरेशन की, वही हम नेक्स्ट में कंसीडर करते हैं। मैम ये W2 1 है। जी कैलकुलेट करें और बताएं मुझे कि y की वैल्यू क्या आएगी इन वैल्यूज के साथ में। या रैंडम नाम लेके पूछूं हर एक से? जीरो आएगा मैम। 0 आएगा। सो y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चेंज इन W1 change in W1 जीरो 0 and change in W2 जीरो है। 0 मैम वो भी 0। 0। अगर किसी को कंफ्यूजन हो किसी पॉइंट पे तो अभी डिस्कस कर लें साथ साथ। ओके सो नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट क्या होगा? प्रीवियस वेट 0.7 प्लस चेंज इन वेट 0.7 प्लस 0 तो अगेन 0.7 ही होगा। एंड प्रीवियस वेट जो है वो W2 का 1 प्लस चेंज इन वेट 0 है तो 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। तो y2 को अगर कैलकुलेट करें तो फिर क्या आएगा इस सिनेरियो में? 1 जी 1 आएगा मैम। 1 आएगा। एंड चेंज इन W1 एंड W2 ये दोनों D एंड Y सेम आ रहे हैं 0 आएगा तो मैम। होगा और यहाँ पे भी 0 यस मैम 0। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जब हम चेंज एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रीवियस वेट 0.7 प्लस चेंज इन वेट 0 है तो 0.7। लाइकवाइज यहाँ पे प्रीवियस वेट और चेंज इन वेट 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम जब y कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी इसको कैलकुलेट कर लें। 1 आएगा। y3 की वैल्यू 1 आएगा। y3 की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पे ये इक्वलिटी नहीं आ रही है, हमें जो डिजायर्ड चाहिए एक्चुअली उसकी इक्वल नहीं आ रहा। चेंज इन वेट करें यहाँ पे देयर मस्ट बी अ चेंज। मैम ये जो सेकंड y है ये 0 नहीं आता? नहीं जी 1 नहीं आता है। आपको क्या आउटपुट वैल्यू क्या आई थी? अ,
x1 into w1 था ना, तो x1 0 है और हम्म w1 भी 0.7 है, हम्म तो x2 into w2 है। सेकंड की बात कर रहे हैं ना आप, सेकंड की बात कर रहे यस हो। मैम, नीचे वाले टेबल की, जीरो, यस इधर हाँ जीरो 0 into प्लस 1 0.7 इंटू वन, 0। हाँ 0.7 प्लस 1 इंटू वन, सो 1 प्लस 0.7 कितना आ जाएगा 1.7। अच्छा ओके मैम। 1.7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल जो है हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू की, इसलिए आउटपुट 1 आएगा। जी, चेंज इन W1 थर्ड लेवल पे किसी ने कैलकुलेट किया हो? -0.3। मैम हो रहा है बस। हो रहा है, चलिए हो जाए फिर। -0.3 आएगा वो, और ये जो W2 है ये मैम 0। -0.3। जी ठीक है मुजीब, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे चेंज इन लेवल 4 पे चेंज क्या आएगा? W1 में प्रीवियस 0.7 प्लस करना होता है हमने चेंज, तो 0.7 माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0.7 में से -0.3 किया तो चेंज नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी 0.4 की। और W2 का क्या होगा? 1 प्लस 0, वो 1 ही रहेगा। और इस हिसाब से हम y कैलकुलेट करें तो वो y आ जाएगा यहाँ पे 1, एंड चेंज अगर कैलकुलेट करें तो वो एक्चुअल एंड डिजायर्ड इक्वल है, तो चेंज इन W1 0 आ जाएगा एंड चेंज इन W2 भी 0 आ जाएगा। तो ये दो आइट्रेशन हमारी हो गई कंप्लीट। जल्दी से हम आइट्रेशन नंबर 3 भी कर लेते हैं ताकि हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। मैम वो खुद ही कर लेंगे, बस कर दें। चलिए, बड़ी जल्दी बस हो गई है आपकी, आप कर मैम वो लेंगे। ना जुम्मे का टाइम है। 11 मैम बजे बहुत कौन सा ज्यादा जुम्मा? पढ़ाना शुरू कर दिया आपने। जुम्मे 11 बजे कौन सा जुम्मा होता है? मैम वो मैं ना जरा जल्दी पढ़ लेता हूँ। चलिए आप चले जाएं, आपकी अटेंडेंस बता जाएं किसी दोस्त को। मैं अच्छा, मसला ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन एमसीएस के स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैम CSB। जी बिल्कुल। प्यारा सा कलर लेते हैं यहाँ से। और जी, नेक्स्ट आइट्रेशन में प्रीवियस जो वेट होता है उसी को कंटिन्यू किया जाता है। 0.4 आ जाएगा W1, एंड W2 जो है वो आ जाएगा 1। मैम ये नेक्स्ट आइटरेशन में प्रीवियस वेट एज इट इज लिखेंगे या उसका जी वेट एडजस्ट स्टार्टिंग करके?
स्टार्टिंग जो वेट्स है वो एज इट इज लिखेंगे प्रीवियस आइट्रेशन के। तो फर्स्ट पे 0 0 है, आउटपुट फाइनल हमारा y का भी 0 ही होगा क्योंकि x1 भी 0 है, x2 भी 0 है। और जब डिजायर्ड और एक्चुअल इक्वल हो तो फिर वेट भी जो है वो 0 ही होते हैं। तो इसी तरह से जब हम y2 के लिए आएंगे कैलकुलेट करने, तो वो आप कैलकुलेट कर लें, मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे y2 के लिए। अच्छा वेट एडजस्टमेंट कर लें, ये एक्सक्यूज मी 0. मैम, जी एमसीएस का वाइवा कब है? बेटा क्लास के बाद, अभी 11:30 से ऑनवर्ड। तो इन वैल्यूज के साथ y कैलकुलेट करके मुझे बता देंगे क्या वैल्यू आ रही है। 1 में 1 ही, 1 के अलावा कुछ और आएगी ना जिसको हम कंपेयर करेंगे अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ में। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू 1 आएगी मैम। 1 ही आएगी बिल्कुल। और जब एक्चुअल और डिजायर्ड इक्वल हो तो वेट भी 0 एंड वेट 2 भी 0। अच्छा अब नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में 0.4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब y कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी? 0.4 1 0.4 प्लस 0। जब ये फाइनल 0.4 आएगा तो 0.4 को हम कैलकुलेट उसके साथ कंपेयर करेंगे अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 की कंडीशन पॉज हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद चेंज जब एक्चुअल है डिजायर्ड, यहाँ पे जो है ये लर्निंग देखिए कि फाइनली थर्ड आइटरेशन पे जाके हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट के इक्वल आ रही है, यानी कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो फुली ट्रेन हो चुका है इस एग्जांपल के ऊपर। तो फाइनली जब एक्चुअल और डिजायर्ड सेम होगा तो चेंज इन वेट जो है वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है चेंज इन वेट का उसमें d माइनस वाई मल्टीप्लाई होता है इसका आंसर विद अदर फैक्टर्स अदर पैरामीटर्स के साथ। तो ये भी 0 हो जाएगा एंड W2 भी जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट होगी तो वो आ जाएगी 0.4 फॉर W1 and 1 for W2। और y जब कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0.4 1 0.4 एंड 1.4 जो कि ग्रेटर देन इक्वल है 0.5 के, तो हमारा y का आउटपुट आ जाएगा 1। और जब डिजायर्ड और एक्चुअल इक्वल होंगे तो W1 चेंज जो है उसमें वो भी आ जाएगा 0 एंड W2 भी 0। तो ये था टोटल हमारा फाइनल परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम, जिसमें हमने 2 इनपुट वैल्यूज ली थी, डिजायर्ड आउटपुट था। तो हमने फाइनली 3 आइट्रेशन के अंदर इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके, फॉर्मूलाज को यूज करके अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाया है, जो कि फाइनली थर्ड आइट्रेशन में वो डिजायर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट की इक्वल आ जाती है। दैट्स इट। इसकी एग्जांपल विद डिफरेंट लर्निंग रेट के साथ या डिफरेंट डिजायर्ड वैल्यू के साथ आप कर लें। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बता दीजिएगा। दैट्स मैम ये इट। आइट्रेशन कितनी आइट्रेशंस करते हैं और कब पता चलता है कि यहाँ पे एंड कर देना? ये जितनी जब तक वो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन ना हो, डिजायर्ड एक्चुअल की इक्वल ना हो, ये करते जाते हैं। ये आइडियल सिचुएशन है, आपको समझाने के लिए 3 तक रखी है, ये काफी दूर तक बात जाती है। लेकिन ये है कि ये आप स्क्रैच से जब उसका कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो तो उसमें 2-3 रखी हुई हैं। अदरवाइज रियल टाइम में आपने सॉफ्टवेयर ही यूज करना है, कोई बिल्ट इन ही उसका आर्किटेक्चर यूज करना है, तो वो चाहे जितनी मर्जी उसमें कर लें वो आपका विद इन सेकेंड हो जाता है, कैलकुलेशन उसकी हो जाती है। तो लेक्चर इतना ही था। अटेंडेंस अपने अपनी मार्क करवा लें, बाकी उसके बाद सीएस के स्टूडेंट चले जाएं। एमसीएस के स्टूडेंट जिनका वाइवा रह गया